बच्चों, आज पुनः आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं की इस संस्कृत विषय की कक्षा में। इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत आप सभी पढ़ रहे हैं विषय संधि। और पिछली कक्षाओं में अभी तक हमने पढ़ा था विसर्ग संधि के विषय में, जिसमें हमने विसर्ग का रत्व, उत्व आदि विषय पढ़े थे। विसर्ग का लोप कैसे होता है ये भी हमने देखा था। आज हम इसका पार्ट 3 जिसमें पढ़ने वाले हैं विसर्ग से स, श और श, यानी विसर्ग के स्थान पर ये तीनों चीजें किस तरह से आती हैं, ये विसर्ग से स, श और श ये परिवर्तन कैसे होते हैं, वो सब हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की। और अभी तक हमने बच्चों आपकी जो क्लास हुई है उसमें हमने ये विसर्ग से उत्तम ये संधि पढ़ी हुई है, विसर्ग से रत्वम इसे भी पूर्ण किया हुआ है, विसर्ग से लोपः, इन तीनों को हमने अभी तक पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग से स, श और श, यानी विसर्ग के स्थान पर ये तीन तरह के आदेश किस तरह होते हैं। चलिए एक एक करके हम तीनों के नियम देखना प्रारंभ करते हैं आज। यह है विसर्ग से स, श, श, और इसमें हम अभी सबसे पहले देखते हैं नियमः का। विसर्गस्य स, ये दंत सा है। ठीक है बच्चों, आपको पहले ही बताया है मैंने, इन तीनों के सा के उच्चारण बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, ये दंत सा होता है, इसे दांतों के सहारे बोला जाता है। श होता है, ये तालव्य होता है, तालु से बोला जाता है। और श होता है मूर्धन्य, मूर्धा से बोला जाता है। इन तीनों का उच्चारण इस तरह से होता है, स, श, श। इस तरह से आज हम सबसे पहले नियमः का यानी नियम नंबर का में विसर्ग का सा कैसे होता है ये पढ़ते हैं। लीजिए नियम। पूर्व पद में अंत में विसर्ग होता है, और उसके बाद उत्तर पद का पहला अक्षर जब सा, ता अथवा था, इन तीनों में से कोई हो। फिर से, पूर्व पद के अंत में विसर्ग और उत्तर पद के प्रारंभ का अक्षर जब स, त या था हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहला उदाहरण है बालः और तत्र। ये पूर्व पद है, इधर ये उत्तर पद है। पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, परिवर्तन यही होना है, पूर्व पद के अंत में ही परिवर्तन होना है। ठीक है, तो ये है बालः प्लस तत्र। अब यहाँ है विसर्ग, आगे है त, तो यहाँ क्या होना है विसर्ग का, विसर्ग की जगह पर सा बनना है। ठीक है, तो बालः तत्र, ये क्या बन जाएगा यहाँ, बालस तत्र, ये विसर्ग की जगह पर यहाँ सा आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों अगर आपको अगला उदाहरण देते हैं हम पहले। फिर छात्रः प्लस सेवते। छात्रः, इसके अंत में क्या है, विसर्ग है। सेवते प्रारंभ में सा है, तो विसर्ग के बाद सा। ठीक है, यहाँ आपको नियम में दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर है विसर्ग के बाद में स है, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो क्या बनेगा, छात्रस्सेवते, आधा सा होता है ना, छात्रस्सेवते। अगला उदाहरण देखिए, गोपालः प्लस तत्र। गोपालः, इसके अंत में क्या है, विसर्ग है, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, ता है। तो विसर्ग और ता ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, सॉरी, ता आने से बाद में विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तो क्या बनेगा, गोपालस्तत्र। तो आप सभी ने इन तीनों उदाहरण में देखा कि पूर्व पद के अंत में क्या है, विसर्ग है, और उत्तर पद के प्रारंभ में सा और ता है। ठीक है, था का उदाहरण नहीं दिया हुआ है मैंने आपको, पर अगर था आए कभी तो वहां आपको ये समझ लेना है। तो वहां क्या हो रहा है, आप सब देख रहे हैं कि वो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग की जगह पर यहाँ देखिए सब जगह सा 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 इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब बच्चों आपको अगर ये तो आया है संधि करने के लिए, अगर आपको विच्छेद करने के लिए है, माने यानी प्रश्न में ये शब्द हो बालस तत्र और इसकी आपको संधि करनी हो, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ देखना है सा, जहां सा है उसकी जगह पर विसर्ग रख देना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है।
ठीक है, इतना ही यहाँ समझने के लिए है। तो इस तरह से आपने इस नियम नंबर का में देखा कि विसर्ग के बाद जब स त थ आता है तो विसर्ग की जगह पर स हो जाता है। चलिए आगे, नियम ख, इसमें विसर्ग श होता है, यानी विसर्ग की जगह पर श, ये तालव्य स आता है। कैसे आता है देखिए नियम। सबसे पहला यहाँ पर है, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, उत्तर पद के प्रारंभ में श, च अथवा छ है, तो यहाँ विसर्ग की जगह पर श आदेश हो रहा है, यानी विसर्ग की जगह पर श आ रहा है। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ, गजः चलति, गजः चलति, गजः के अंत में विसर्ग है, ठीक है, गजः के अंत में विसर्ग है, और चलति इसके प्रारंभ में च है। तो विसर्ग के आगे क्या है, च, तो विसर्ग से क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। क्या बनेगा, गजः चलति से गजश्चलति, गजश्चलति, इस तरह से बनेगा। आगे चलिए, छात्रः प्लस छादयति, छादयति, छात्रः, ठीक है। अब ये छात्रः के अंत में है विसर्ग और छादयति के प्रारंभ में है छ, तो विसर्ग के आगे छ होने से, ठीक है, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्ग के आगे छ होने से विसर्ग को क्या हो जाएगा, ये वाला शा, ये जो तालव्य शा है वो होगा। तो छात्रः छादयति से बनेगा छात्रश्छादयति। अगला उदाहरण देखते हैं, भक्तः प्लस शोभते, भक्तः शोभते, है ना। तो पूर्व पद के अंत में विसर्ग है और उत्तर पद के प्रारंभ में श है, तो जो विसर्ग के बाद में ये श आने से भक्तः शोभते से क्या बन जाएगा, भक्तशोभते। समझ में आया। तो देखिए आप सबने देखा यहाँ पर पूर्व पद के अंत में क्या है, विसर्ग, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, यहाँ पर देखिए च, छ और श। तो परिवर्तन क्या आ रहा है कि विसर्ग के स्थान पर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सब जगह श श श आ गया है। ठीक है बच्चों, फिर से वही बताऊंगा आपको। अगर अब प्रश्न के रूप में ये शब्द आए गजश्चलति, तो आपको क्या करना है, आपको मात्र इतना याद रखना है, जो श है इसकी जगह पर हमें विसर्ग रखना है और वहां पर संधि विच्छेद पूर्ण हो जाएगा, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर से एक बार नियम बताता हूँ कि विसर्ग, पूर्व पद के अंत में विसर्ग और उत्तर पद के प्रारंभ में श, च अथवा छ हो तो विसर्ग से श हो जाता है। आगे चलेंगे हम, ग, विसर्गस्य श, विसर्ग की जगह पर श कैसे आएगा। देखिए इसका नियम, पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और उत्तर पद के प्रारंभ में श, ट अथवा ठ हो, तो वहां पर विसर्ग की जगह श आ जाता है। विसर्ग की जगह पर क्या आ जाएगा, श। फिर से, पूर्व पद के अंत में यदि विसर्ग हो और उत्तर पद के प्रारंभ में श, ट अथवा ठ हो तो वहां विसर्ग से श आ जाता है। देखिए उदाहरण, सबसे पहला है धनुः प्लस टंकारः। धनुः ये पूर्व पद है, इसके अंत में है विसर्ग, और टंकारः ये उत्तर पद है, इसके प्रारंभ में क्या है, इसके प्रारंभ में है ट, इसके प्रारंभ में है ट। ठीक है, तो इस विसर्ग से क्या हो जाएगा, इस विसर्ग की जगह पर यहाँ श आ जाएगा। ठीक है, आगे हम अगला उदाहरण देखते हैं, रूप्यकहि ठन ठनायते। रूप्यकहि इसके अंत में है विसर्ग और उत्तर पद के प्रारंभ में है ठ। ठीक है, श, ट, ठ, इनमें से क्या है, ठ। तो यहाँ पर विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, श आ जाएगा। क्या बनेगा, रूप्यकै ठन ठनायते। अगला, डयमानः टिट्टिभिः। डयमानः अंत में क्या है, विसर्ग, टिट्टिभिः प्रारंभ में क्या है, ट। ठीक है, तो इस विसर्ग की जगह पर क्या आएगा, श। तो क्या बनेगा, डयमानश्टिट्टिभिः। ठीक है, देखिए आप यहाँ ये सारे पूर्व पद के अंत में क्या है, यहाँ विसर्ग, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, ट, ठ अथवा श। तो वहां पर क्या परिवर्तन हुआ कि विसर्ग की जगह पर स हो गया। यही नियम है हमारा कि विसर्ग के आगे श, ट अथवा। और अब इन नियमों के बाद में यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं मिश्रित अभ्यास, यानी तीनों नियमों के आधार से कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं। चलो एक एक करके हम इनका अभ्यास करते हैं। सबसे पहला है इसमें नमः प्लस ते। ठीक है, तो नमः ते, आगे क्या आया है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आया है, ता, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ
नमस्ते। आगे रामः च, तो विसर्ग के आगे क्या आया है च, इसलिए यहाँ आ जाएगा श। कौन सा श आएगा यहाँ पर, श शक्कर वाला जिसे हम बोलते हैं तालव्य स। आगे है कश्चित, अब इसे अलग अलग करना है आपको, तो यहाँ क्या देखना पड़ेगा, यहाँ आपको केवल इतना याद रखना है कि यहाँ सा है, ये सा है इस जगह पर, ये सा है, ये कौन सा सा है, ये तालव्य श है। ठीक है, आपको तोड़ने में तो कुछ और याद ही नहीं रखना है, केवल शा मिला और उसकी जगह पर लेकर के आपको यहाँ विसर्ग रख देना है, बस यही हो जाएगा कहा प्लस चित। आगे देखिए कहा प्लस टीकते ना, विसर्ग के बाद में टा आ रहा है, तो यहाँ विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, शा आ जाएगा, ऐसे बनेगा कष्टीकते। आगे देखिए हरिश चलती, यहाँ आ रहा है ये सा है, ये आपको दिख रहा है ये शा है, हरिश चलती, तो सा की जगह पर हम विसर्ग रखेंगे और बन जाएगा हरि ही चलती। आगे देखिए गजह प्लस षष्ठः, ये विसर्ग है, इसके बाद में शा आ रहा है, तो विसर्ग की जगह पर क्या आ जाएगा, यही सा आ जाएगा, तो बनेगा गजषष्ठः। आगे देखिए विभु प्लस तरति, विभु इसके अंत में विसर्ग है और आगे क्या आ रहा है त, तो विसर्ग के बाद में ता आने से कौन सा सा आएगा, यहाँ पर ये दंत सा आएगा, जिसे बनेगा विभुस्तरति। अगला है गोपालस्तथैव, यहाँ इस आपको केवल क्या देखना है तोड़ने के लिए कि सा कहाँ आ रहा है, ये सा है, बस सा की जगह पर विसर्ग रखना है, बन जाएगा गोपालः तथैव। इस तरह से उदाहरण। और अब आपको कुछ सारांश, माना जितनी भी संधियां अभी तक आपने पढ़ी हैं यहाँ पर विसर्ग संधियां, उन सभी संधियों का एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई उनका क्या स्वरूप है। तो यहाँ इसमें पूरा सारांश है, देखिए विसर्गस्य पूर्ववर्णः, ये है यहाँ विसर्गस्य पूर्ववर्णः, ठीक है। फिर विसर्गस्य उत्तर पदस्य प्रथमः वर्णः, यानी उत्तर पद का पहला शब्द या पहला अक्षर क्या है, और फिर वहां विसर्ग से परिवर्तन क्या हो रहा है। ये चार चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये दो चीजें देखी थी, जहाँ उत्व होता है, फिर एक देखा था विसर्ग का रा, फिर इन तीनों में हमने देखा विसर्ग का लोप, और इसके बाद इन तीनों में देखा हमने विसर्ग का सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, यह है ओम है, आगे सहा और शहा हो। ठीक है, आपको यहाँ पर अभी इन्हें गौड़ रखना है, देखना ही नहीं है। सहा और एशा हो और आगे आ हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। और अह के बाद यदि आ हो अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर अंतस्थ जिन्हें य र ल व बोलते हैं और हा हो, तो विसर्ग का ओ होगा। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, सा और एशा के बाद आ हो तो होता है, ठीक है, और अगर आह के बाद इतनी सारी चीजें हो तो इन्हें ओ हो जाता है। अब आगे सहा और एशा और आह आ गए। अब इसके बाद यहां पर आ या आ के अलावा कोई स्वर हो और फिर विसर्ग हो, तो यहां पर और पीछे स्वर कोई भी स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ और हा हो, तो यहाँ विसर्ग की जगह रा हो जाएगा। और यदि आगे अव्यय भी हो कोई और फिर ये परिस्थिति बने, तो भी वहां विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा। आगे देखिए, ये तीन नियम हुए, ये तीन नियम यहाँ हुए, विसर्ग का ओ और विसर्ग का रा। अब ये जो तीन नियम हैं, आप ये समझ लीजिए बिल्कुल जस्ट इन तीनों के ऑपोजिट बनते हैं। कैसे होता है कि यहाँ आपने देखा था सबसे पहले कि आगे सहा और एशा हो और आगे आ हो, तो ओ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आगे है सहा और एशा, और यहाँ था सहा और एशा के बाद आ, और यहाँ तो ओ हो रहा है, और सहा और एशा के बाद आ के अलावा कोई स्वर है तो उसका लोप हो जाएगा विसर्ग का। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि आह के बाद ये इतनी चीजें आ रही हैं तो विसर्ग का ओ हो रहा है, और यहाँ देखिए आह के बाद आ के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है तो फिर वहां पे लोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा आ या आ से भिन्न स्वर हो, फिर पीछे इतनी चीजें हो तो विसर्ग का रा होगा। अब यहाँ क्या कह दिया, आ अगर आ जाए यहाँ पर ना, तो बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यदि यहाँ आ जाए और पीछे ये सारी चीजें बनी रहें तो लोप हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से नियम होते हैं। अब ये नीचे जो तीन नियम है, ये विसर्ग का सा शा है। इनमें यही है कि विसर्ग के बाद सा ता था हो तो विसर्ग से सा हो जाएगा,
विसर्ग के बाद श च छ हो तो विसर्ग को श हो जाएगा, विसर्ग के बाद श ट ठ हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। ये तो अभी तक बात हुई संधि करने के लिए, पर अगर संधि की हुई आती है आपके लिए और संधि का आपको विच्छेद करना है, संधि की हुई है और आपको विच्छेद करना है, तब आप क्या करेंगे? तो आपको जब संधि की हुई मिलेगी, देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि जब आपको विच्छेद किया हुआ मिलेगा तब आपको ये वाली परिस्थितियां मिलेंगी, ये 3 वाली परिस्थितियां आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, ठीक है। और जब आपको विच्छेद करने के लिए दिया होगा तो फिर जो परिवर्तन है, ये वाली परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या याद रखना है कि जब विच्छेद करना है तो आपको ये जो परिवर्तन वाला कॉलम है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी चीजें हमें याद रखनी है। इसमें क्या है कि यदि ओ आ रहा है कहीं भी संधि में, क्या कहा, यदि विसर्ग में कहीं संधि में कहीं ओ आ रहा है तो हमें उसकी जगह पर क्या रख देना है कि विसर्ग रख देना है। यदि कहीं रा आ रहा है तो हमें उसकी जगह पर विसर्ग रख देना है, ठीक है। यदि लोप हुआ है कहीं पर संधि में तो हमें उसकी जगह पर, यदि किसी संधि के शब्द में विसर्ग दिखाई ही नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वहां हमें विसर्ग रख देना है, ठीक है। यदि संधि में कहीं पर भी स श श है तो इन तीनों की जगह पर हमें विसर्ग रख देना है। मतलब अब हमें केवल 2 कॉलम आपको याद रखने हैं, वो है ये फर्स्ट परिवर्तन और सेकंड विसर्ग। यानी आपको देखना क्या है, आपको देखना ये है कि ये चीजें जहां, ये सारी चीजें कहां पर हैं, जहां ये चीजें होंगी वहां आपको विसर्ग लगा देना है और वो जो संधि विच्छेद हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये चार्ट आप फाइनली अपनी ग्रामर की नोटबुक में बना लें और जितने भी उदाहरण आपने पढ़े हैं पूरे नियम वो अलग से लिखें और फिर ये चार्ट अंत में एक जरूर बना लें, ठीक है। तो ये हुआ, और ये सारे उदाहरण मैंने आपकी किताब में विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न आते हैं वो पुस्तक में से ही शब्द आते हैं, किताब में से ही शब्द आते हैं, तो पाठ्य पुस्तक में जितने भी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप नियमों के आधार से इनका अभ्यास करिए, इन नियमों के, सारे नियमों के आधार से इन विसर्ग संधियों का आप अभ्यास करिए। निश्चित रूप से आपको विसर्ग संधि बहुत अच्छी समझ में आएगी और ये विषय आपका पक्का हो जाएगा। यह संधि आपके क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में 2 नंबर की आती है। ये उदाहरण में लिख के आप इनका अभ्यास करिए। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत